अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा जा रहा है आपका अब तक का दिन? सुबह की आगाज़ जो है वो हो चुकी है और यकीन माने जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनको पूरा दिन जो है वो मिलता है और साथ ही साथ एक रिफ्रेश्ड एनर्जी उनमें रहती है, एक पॉजिटिव एनर्जी उनमें रहती है। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम और मेरे साथ है अकबर बाजवा। कैसे मिजाज है नीलम आपके? बहुत अच्छे मिजाज है। आपको पता चली गया सुबह सुबह? माशाल्लाह, आपको तो लगता है कि आदत पड़ गई है सुबह सुबह उठने की। आपको रात जल्दी भी सो जाती है आप? इसका मैं इससे पहले भी वैसे रात को जल्दी सो जाती थी, कुछ अरसे से मैंने अपनी ये रूटीन बना ली थी, लेकिन सुबह ये जो सुबह की पहली सूरज की किरणें होती हैं, ये जब आपसे टकराती है ना, एक मैं कहती हूँ जादू एक शहर में मुब्तला कर देती है। आपने देखा बाहर मतला कितना साफ है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था मैं मरी में घूम रही हूँ। लाहौर की सड़कें मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी, अमेजिंग। लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही। खैर, आज के टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। आज हम कोरोना पे बात करेंगे कि कितना सीरियस हो चुकी है कंडीशन और मजीद इक़दाम क्या लेने चाहिए हमें। उसके अलावा हम बात करेंगे सिंध में इलेक्ट्रिक बसेस कराची में चलने लगी हैं और कब तक स्टार्ट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वहाँ के वज़ीर ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत बाकमाल मेकअप आर्टिस्ट मौजूद होंगी जो गुज़श्ता दिनों शायद आपकी नज़र भी पड़ी हो, सोशल मीडिया पर काफ़ी उन्हें पजीराई मिल रही है। बहुत रिदा ज़हरा नकवी हमारे साथ हैं। मैं जो इंस्टाग्रामर्स हैं वो यकीनन उनको जानते होंगे, मुझे भी उनको फॉलो भी करते होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, आप कोई भी काम करें अकबर, अगर आप एक प्यारे इंसान है ना, अगर आप इंसान अच्छे हैं तो आपके हर काम में एक अजीब सी पॉजिटिविटी होती है, एक अजीब सी एनर्जी होती है, एक वखरा ही अंदाज होता है आपका अगर आप इंसान अच्छे हैं। माशाल्लाह। और इसके अलावा हमारे साथ एक खातून फुटबॉलर भी होंगी। उन्हें कैसे इरादा आया फुटबॉलर बनने का? अलीज़े उनका नाम है, उनसे भी आपको मिलाएंगे। तो सबसे पहले ज़रा कुछ कोरोना की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, कोरोना अब तो पीछा छोड़ दो ना, हम तो यही कह सकते हैं, लेकिन नहीं छोड़ा। तीसरी वेव जो है वो पहले से भी ज़्यादा मोहलिक होती जा रही है। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मूसी वायरस मजीद, कल हमने बताया था आपको 100 जिंदगियां, आज शुक्र है, लेकिन फिर भी जिनकी एक जान भी गई है तो वो हमारे लिए अफसोसनाक है। 78 जिंदगियां निकल चुका है। 4778 अफराद में कोरोना वायरस की अब तक तस्दीक हुई है। तशवीशनाक बात, वायरस की जो नई किस्म है वो बच्चों पर भी असरअंदाज हो रही है। हम बार बार इस बारे में बात करें इस शो में, और ये खास तौर पे छोटे बच्चे और बिल्कुल जो नौजवान हैं उन पे काफ़ी वो अफेक्ट हो रहे हैं इससे। अब कोरोना से जो मुतासरा मरीज़ हैं उनमें इजाफा हो रहा है, तो अस्पतालों में ऑब्वियसली एक ख़ास तादाद में ऑक्सीजन बेड्स हैं या वेंटिलेटर्स हैं, वहाँ पर शदीद कमी होती जा रही है। NCOC के जो ताज़ा आदाद शुमार आए हैं उनके मुताबिक गुजरांवाला में 85% ऑक्सीजन बेड्स भर चुके हैं। सवात की बात करें, हम गुजरात की बात करें, हम पेशावर की बात करें, लाहौर की बात करें, इन तमाम जगहों पर तकरीबन 70% से ज़्यादा जो ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स हैं वो इस वक्त उन पर मरीज मौजूद हैं और सूरत हाल आगे मजीद ख़राब हो रही है। एक मशवरा दिया है नीलम वज़ीर आला सिंध ने, उन्होंने कहा है कि बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद कर दें और मुकम्मल लॉकडाउन लगा दें। आपको याद होगा जैसे पहले भी वो कहा करते थे सबसे आगे फ्रंट पे कंप्लीट लॉकडाउन कर दें, लेकिन अगेन फिर आपको लगता है पिछली दफा भी तो इमरान खान साहब का यही ख्याल, लोगों का क्या करेंगे फिर? उन्हें खाने पीने को कहां से मिलेगा? मैं इस चीज़ में जो हमारे वज़ीर आज़म का विजन है उसको सपोर्ट करती हूँ, लेकिन जो मुराद अली शाह साहब के कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह ठीक हैं। कि जैसे कि कल भी जब हमारी बात हो रही थी पंजाब हुकूमत की तर्जुमान से, उन्होंने कहा कि हमने रिलैक्सेशन दी थी, टाइमिंग्स बढ़ाई थी, पर जब लोगों की अपनी जिम्मेदारी की बात आती है तो कोई पूरी नहीं करता, फिर गवर्नमेंट को करनी ही पड़ती है। अब लोगों पे छोड़ा था, इसलिए अब गवर्नमेंट को दोबारा से सख्त स्टेप्स लेना पड़े। देखा कल वैसे जो गिरफ्तारियां हुई हैं लाहौर में खास तौर पर, बिल्कुल अच्छा हुआ, लेकिन एक कूप में बंद किया हुआ, एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया इतने सारे लोगों को। इससे बेहतर, वैसे मैं कल भी वही बात कर रहा था नीलम, अगर चालान कर दें उनका, थोड़ी सी सिर्फ कानून साजी करनी पड़ेगी। एक वो लेजर लेके वो निकल आएंगे सड़क पे चालान बोकर, उसके बाद जो बाहर फिर रहा है बगैर मास्क के या SOPs फॉलो नहीं कर रहा। एनीवेज, डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ नीलम मौजूद है, अभी उनसे कुछ बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए, कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, क्या ये शरह पहली 2 लहरों के दौरान भी इतनी ही थी या अब बच्चे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं? पहले जो लहर आई थी, जो वेव्स हमारे पास, 26 फरवरी से पहला केस हमारे यहाँ रिकॉर्ड हुआ था, 26 फरवरी 2020 को, और उसके बाद से लेके जो वेव्स चलती रही उसमें
जो यंग जनरेशन है या ये समझ ले जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्व बहुत कम हो रहे थे और नेग्लिजिबल था। फिर दूसरी वेव जो आई जब नंबर ऑफ केसेस कम हुए और फिर दोबारा नंबर ऑफ केसेस बढ़ने शुरू हो गए तो उसमें भी बच्चे बहुत कम नेग्लिजिबल था कि हम कह सकते थे कि नहीं बच्चे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं। बूढ़े लोग जो हैं, जो बुज़ुर्ग हैं या जो बीमार लोग थे वही इन्वॉल्व हो रहे थे। अब जो ये जो थर्ड वेव जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये जो वेव है इसके अंदर चूंकि एक यूके वेरिएंट आया हुआ है, यानी कि यूके का एक जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का वो यहाँ आ गया है। और चूंकि हमारे यहाँ कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं है, किसी की चेकिंग नहीं होती है, जो खासकर यूके से जो लोग आते हैं, जबकि ये बात हुई भी थी कि जी वहाँ पे यूके वेरिएंट्स जो एक वेरिएंट ऐसा आया है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ उसकी रोकथाम के लिए कुछ किया नहीं गया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ख़ासकर वो पंजाब में बहुत तेज़ी से फैला और इस वक्त सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। उसकी वजह यह है कि ये 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, 1 साल के बच्चों को भी कोरोना वायरस हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि ये बच्चों को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, इतना ज़्यादा बीमार नहीं करता है, लेकिन बुरी बात यह है कि ये बच्चे जो है अपने बड़ों को लगाते हैं, लाइक के अपने पेरेंट्स को लगाते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लगाते हैं, नाना नानी दादा दादी और इन लोगों को लगाते हैं, जिनको कि जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये वेरिएंट जो है ये पहले नहीं था और अब ये तीसरी वेव में जो है ये चूंकि इसकी खासियत है बहुत तेज़ी से एक से दूसरे में ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चला जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए ये बहुत ख़तरनाक है और बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि बहुत तशवीशनाक है। वाकई तशवीशनाक है। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने कुछ पाबंदियाँ तो लगाई हैं और लॉकडाउन भी हुआ है, बल्कि मज़ीद सख्त कर दी है, लेकिन फैलाव फिर भी बढ़ता जा रहा है। हमारा जो हेल्थ सिस्टम है इस वक्त, आपके ख्याल में उस पर इस वक्त किस कदर दबाव है? जी हाँ, ये एक बहुत ही संजीदगी से इस पे काम करने की ज़रूरत है हुकूमत को, चूँकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है जैसे मैंने पहले कहा। और अस्पतालों के अंदर, पंजाब के अस्पताल में ख़ासकर जो है वो अस्पताल में अब बिस्तर मौजूद नहीं है, वेंटिलेटर वाले बिस्तर मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन वाले बिस्तर मौजूद नहीं है, लिहाजा मरीज़ एक जगह से दूसरे अस्पताल में रिफ़र्ड हो रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं, आप चले जाए। तो ये बहुत तशवीशनाक बात है और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को बहुत संजीदगी से इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम करने पड़ेंगे। और अगर ये जो तादाद है बढ़ने की, नंबर ऑफ़ केसेस जो बढ़ रहे हैं, अगर ये तादाद आपके सब कुछ करने के बावजूद, स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद भी नहीं हो रहा है, तो हमारा मशवरा ये है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कि लाहौर को फौरी तौर पे लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाए ताकि ये बीमारी उसी जगह पर रुक जाए और इसमें फैलाव ना हो। और पंजाब के और जिन जिन इलाकों में ऐसा हो रहा है जहां पर हुकूमत समझती है कि नंबर ऑफ केसेस कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो वहां कंप्लीट लॉकडाउन किया जाए। KPK के अंदर भी कुछ हालात सही नहीं है, बलूचिस्तान में भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। सिंध की पोजीशन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ बेहतर है, लेकिन किसी वक्त भी सिंध में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंध के हुकूमत को भी उनको इसकी प्रिवेंशन के लिए इक़दाम उठाने पड़ेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम अपने उस प्रोफेशन की बात कर लें कि इस पूरी हम ये जंग जो है कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, इसमें फ्रंट लाइन पे हैं, हम सलाम भी पेश करते हैं, आप भी हमें ज्वाइन करते हैं, आके लोगों में अवेयरनेस भी दे रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों के बारे में भी कंसर्न हैं। तो हमने ये सुना था कि वैक्सीन लगवाने की वो जो रजिस्ट्रेशन थी तिब्बी अमले की, उसको रोक दिया गया है, क्या वो बहाल हो गई है? जी नहीं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हेल्थ केयर वर्कर्स जिनको के फ्रंट लाइन सोल्जर्स कहा जाता है, और ये यकीनन फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं कि ये बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और इनके पास जो दुश्मन है वो नज़र नहीं आता है, ब्लाइंड है।
तो इन हालात में उनके पास असला ज़रूर होना चाहिए, जिसके कि PPE जो वो पहन के वो मरीज़ को देखते हैं अस्पतालों के अंदर, और साथ ही साथ उनको वैक्सीन की जो सहूलत मुहैया हुई है पाकिस्तान में, वो उनको प्रायोरिटी पे लगना चाहिए, और लग भी रहा था। बीच में थोड़ी कन्फ्यूजन थी कुछ हुकूमत की तरफ से और कुछ सोशल मीडिया पे, तो कुछ डॉक्टर हजरात जो थे, हेल्थ केयर वर्कर्स, वो रिलेक्टेंट थे। लेकिन हमारे पास जब से कराची में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के दफ्तर पे जब ये वैक्सीन लगना शुरू हुए, तो बेतहाशा लोग आने शुरू हो गए और वैक्सीन लगाने लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये पता लगा कि जो डॉक्टर हजरात की रजिस्ट्रेशन, जिनकी उम्रें 60 साल से कम है, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, उनको कोड नहीं दिया जा रहा है। तो अभी तक हमने आपके तवज्जुह से भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं वज़ीर आज़म साहब को, NCOC के हेड को, असद उमर साहब को, नादरा के हुक्काम को, कि खुदारा फ्रंट लाइन सोल्जर्स को अगर आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम करेंगे, अगर उनकी जान व माल ख़तरे में रहेगी तो ये बहुत प्रॉब्लम रहेगा, उनकी जान को ख़तरा है। तो NCOC प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब से दरख्वास्त है कि खुदारा ये जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन प्रायोरिटी बेसिस पे की जाए। बहुत सही कंसर्न्स आपने रेस किए हैं, और ये सिर्फ आपके नहीं है, हमारे भी कंसर्न्स है। और बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन रुकी हुई है। आपने मुतालिबा किया, हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म और जो मुतालिका इदारे हैं वो सुने इनकी रजिस्ट्रेशन, इनकी तो सबसे पहले वैक्सीनेशन। जब वीडियोस हमें नजर आए कि कहीं पे बुजुर्ग के घर पे वैक्सीन लग रही हैं, एग्जैक्टली, तो उस टाइम पे तो और आपके फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स शुक्रिया अदा कर देते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपने हमें सुबह सुबह कोरोना की जो इस वक्त सिचुएशन है उससे अवेयर किया, बहुत शुक्रिया आपका। और एक उन्होंने सजेशन दिया, उन्होंने कहा कि लाहौर में, पेशावर में, बड़े शहरों में जहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पे उनकी ये सजेशन है, PMA की ये सजेशन है कि मुकम्मल लॉकडाउन कर देना चाहिए उन शहरों को। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी जो कोरोना केसेस हैं उनकी जो शरह है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। इस हवाले से अब सूबाई हुकूमत के क्या इक़दाम हैं, आगे क्या होने चाहिए, मुशीर इत्तलात कामरान बंगश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कामरान बंगश साहब, वक्त दिया आपने। ये जो कैसर सज्जाद साहब बात कर रहे थे, पेशावर में भी 82% जो बेड्स हैं, जहाँ जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, वो इस वक्त ऑक्यूपाइड हैं और अस्पताल भी भरते जा रहे हैं। आप समझते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन करना चाहिए KP में, ख़ास तौर पर पेशावर में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। कल की सूबाई जो हमारा कोविड के हवाले से टास्क फोर्स है उसमें अहम फ़ैसले हुए हैं, जिनमें जो इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट है वो हमने बंद कर दी। 6 मज़ीद अज़ला में स्कूल्स और तालीमी इदारे हमने बंद कर दी है। इसके अलावा जो शादी हाल्स हैं उनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। बाकी स्ट्रिक्ट मेजर्स ले लिए गए हैं। ओवरऑल जो सिर्फ अगर कल की हम पूरे सूबे की बात करें तो तकरीबन 14% पॉजिटिविटी रेट है। कुछ अज़ला में बहुत ज़्यादा सीरियस है, जिनमें पेशावर है। तकरीबन 24% पेशावर में पॉजिटिविटी है। कुछ और अज़ला हैं जिनमें 20% से ज़्यादा है। तो ओवरऑल ये बेंचमार्क सेट हुआ है कि 8% से अगर ज़्यादा कहीं पे केसेस हो जाते हैं तो हम स्ट्रिक्ट मेजर्स लेते हैं। अब लॉकडाउन की जहाँ पे बात है तो आपको भी पता है हमारी आवाम जो है वो इकनॉमिकली, आपको पता है कि हम एक गरीब मुल्क है, और फिर अगर सूबे खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा इकनॉमिकली हिट हुए हैं ओवर द पीरियड। तो इस सिनेरियो में मुझे हमारी सबकी ये ख्वाहिश है, वज़ीर आज़म साहब की भी ये ख्वाहिश है कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद ना हो, कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ हम ना जाएं। लेकिन जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जैसे आपने कहा, हमारी हेल्थ केयर कैपेसिटी जो है वो एग्जॉस्ट कर रही है। 80% से अबव जो है ओवरऑल हेल्थ केयर कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन है। तो इन सारी सिचुएशन में हमें मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। अगर यही हालत रही, अगर आवाम की तरफ से ताउन रहा जैसे पहले और दूसरी लेयर में रहा, तो फिर तो शायद हम इतने मुश्किल फ़ैसले ना कर पाएँ। लेकिन अगर यही हालत रही और हमारी हेल्थ केयर कैपेसिटी ओवरऑल एग्जॉस्ट कर जाती है तो हमारे पास फिर क्या ऑप्शन है? आप सही कह रहे हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो इस वक्त हर सूबे में हम देख रहे हैं कि मुश्किल का शिकार है। और सबसे ज़्यादा जो हम ऐसी खबरें सुन रहे थे तशवीशनाक, वो हम पेशावर से सुन रहे थे। उसका आप लोगों ने कोई हल निकाला है? कोई स्पेशल सेंटर्स बनाए जाएंगे जैसे पहले बनाए गए थे टेम्परेरी कुछ सेंटर्स कोविड के पेशेंट्स के लिए? और साथ ही जैसे कि लाहौर में गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुकदमात दर्ज हैं, अगर जैसे कि आवाम नहीं ताउन करती और अभी तक बदकिस्मती से नहीं उतना ताउन कर रही, तो फिर यहाँ पे भी हम देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा में भी गिरफ्तारियां होंगी, जुर्माने होंगे?
जी बिल्कुल, एक तो जो आपने हेल्थ केयर कैपेसिटी की इन्हेंसमेंट की बात की है तो वो हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। एक तो जो पुराने हमारे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हमने कोविड के लिए बनाए थे वो सारे दोबारा एक्टिवेट हो गए हैं। दूसरा जो मज़ीद हम 500 बेड्स की मज़ीद कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं पेशावर में ही, कि इधर जो है अगर मौजूदा कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो जाती है तो हमारे पास बैकअप की एक फैसिलिटी हो। इसके अलावा जो आपने इन्फोर्समेंट की बात की है तो ऑलरेडी हमारे बड़े शहरों में जहाँ पे मैंने बात की कि 8 या 10% से ज़्यादा केसेस हैं तो वहाँ पे हमने सेक्शन 144 नाफिज कर दिया है, मास्क के ऊपर सैनिटाइज़र और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो बाकी SOPs हैं, तो उसमें गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, उसमें जुर्माने भी हो रहे हैं, उसमें स्पेशल मजिस्ट्रेट्स को इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। लेकिन ये इन्फोर्समेंट जो है ये इस सिलसिले में नहीं है, हम सिर्फ डेटरेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। बाकी तो ये देखें कोई भी मुल्क ये इन्फोर्स नहीं कर सकता, डेवलप्ड ममालिक नहीं कर सकते। हम बारहा अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आवाम से कि वो ताउन करें। ये आवाम की ताउन के बगैर ना इन्फोर्समेंट से हो पाएगा, ना किसी भी तरीके से। हम कितने लोगों को जेलों में डाल देंगे, कितने लोगों को जुर्माने कर लेंगे। और ऑलरेडी जो आपको सिचुएशन का पता है कि हमारे पख्तूनों का मिजाज भी थोड़ा सा डिफरेंट है। हम इन्फोर्समेंट से ज़्यादा नहीं बल्कि शराकतदारी और पार्टिसिपेटरी तरीके से ज़्यादा लोगों को चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान में, पंजाब में भी हम देख रहे हैं, सिंध में भी और KP में भी ये मामला कि ताउन उस तरह से इस दफ़ा आवाम पता नहीं इसको ईजी ले रहे हैं क्योंकि पहली 2 वेव्स निकल गई ना। तो सर ये अभी आजकल जो प्राइवेट स्कूल्स का मामला आपकी गवर्नमेंट के साथ ठना हुआ है और उनके कुछ मुतालबात हैं, कोई मुज़ाकरात उनसे हो रहे हैं और अंडर प्रोसेस हैं और कोई उम्मीद रखें कि एक आप सोल्यूशन पे पहुंच जाएंगे, एक मुश्तरका ग्राउंड हिट कर लेंगे आप? जी, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं या प्राइवेट तालीमी इदारे या इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं ओवरऑल, आपको जैसे मैंने कहा कि ये सफ़र हो रही हैं ओवरऑल, जो हमारी इतनी बेहतियाती है, हम लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे। 2 वेव्स के बाद तो हम बिल्कुल बेहतियात और यानी कोई कोविड को हम किसी पले नहीं पड़ रहे ना कि कोविड है या नहीं है। तो उस वजह से हमने ये सख्त फ़ैसले किए हैं। हमें इस बात का एहसास है कि प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट इदारे या इकनॉमिक एक्टिविटीज़ सफ़र हो रही हैं, तो हमने फ़र्स्ट और सेकंड वेव में भी उनको अपने साथ इंगेज रखा। अभी भी हमारे उनके साथ निगोशिएशंस जारी हैं कि उनको जो मसाइल पेश आ रहे हैं हम किसी तरीके से ऐसे कोई रास्ता निकालें कि उनको हम कम अज़ कम इकनॉमिक उसमें हिट में वो आ जाएँ। बट स्टिल ये तो आप देखें पूरी दुनिया में जो है जो डेवलप्ड ममालिक हैं वहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन्स हो गए हैं, वहाँ पे मईशतें तबाह हो गई हैं। हम तो गरीब मुल्क हैं, हम बहरहाल हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, हम उनको इंगेज रख रहे हैं। जो भी इंशाल्लाह कोई सलूशन निकल आएगा। बहुत शुक्रिया कामरान बंगे साहब, आपने वक्त दिया और अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो नीलम। और ये आवाम से फिर एक ताउन की अपील है। ताउन वैसे है बड़ा लाइट सा वर्ड, बड़ा नरम सा लगता है, लेकिन मेहरबानी करें सब ताउन करें और ये वेव एक दफ़ा निकल जाए तो फिर उसके बाद दोबारा ये ना हो कि फिर बिजनेसेस बंद हो जाए। सबसे बड़ा मसला एक चीज़ ऐसी लगती है कि हमने एक अपना उमूमी रवैया बना लिया कि हर वक्त हम कह देते हैं कि पाकिस्तान चूंकि गरीब मुल्क है इस वजह से ये मुझे ये नहीं समझ आता। ठीक है, जो भी है इकोनॉमी की पोजीशन या स्टेटस अपनी जगह है, लेकिन हम इंटेलिजेंट कौम कब बनेंगे? गरीब मुल्क है लेकिन यहाँ पे ज़हीन लोग पैदा अगर हो जाएं और कुछ जहानत वाले काम कर लिए जाएं तो हम अपने महदूद रिसोर्सेज में ही बहुत सारी चीज़ें जो है उनमें खुद कफील हो सकते हैं। वो उस तरफ हम जरा पुरनम हो तो ये मिट्टी वो बड़ी जरखेज, बारिश की जरूरत है थोड़ी सी पे, उसके बाद हो जाएगी, काफी जरखेज हो जाएगी। एनीवेज ये मजाक की बात थी। मिट्टी जरखेज है लेकिन फजा इस वक्त आलूदा है, आपको पता है पूरी दुनिया में आलूदा है और ये बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है कि जहाँ पर माहौलियाती आलूदगी ने एक बहुत ही तशवीशनाक बड़ी सीरियस सूरत हाल इस वक्त पैदा की हुई है। माहौलियाती आलूदगी ने मौसमों का मिजाज बदल दिया है। मुल्क में फसलों की पैदावार में शदीद कमी वाक़ हुई है। ग़िज़ाई किल्लत का उसकी वजह से सामना हो सकता है। फ़ज़ा में आलूदगी के बायस सांस की बीमारियां बहुत आम हो चुकी हैं, जो स्मॉग आए रोज़ होता है। नीलम आपके सामने ही है ये सब मामला। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, जो मौसमों की बात करें ना, ये सबसे ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है क्योंकि हम तो पूरी दुनिया के लोगों को बताते हैं जी पाकिस्तान में 4 मौसम होते हैं, हम हर मौसम इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल रही तो आने वाले जो साल हैं ना वो मुश्किल हो सकते हैं। सड़कों पर हम देखते हैं दौड़ती बसेस हैं, इसकी वजह से भी फ़ज़ा आलूदा हो रही है। फिर वो जो हमारे हमसाया मुल्क दिल्ली से, जो कि आलूदा तरीन जो हमसाया मुल्क का जो दारुल हुकूमत है दिल्ली, वहाँ से जो आलूदा माहौल पैदा होता है, जलाते हैं ना वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ के जो असरार आते हैं वो लाहौर पे भी आ जाते हैं। खैर ये सारे मसले हैं और पूरी दुनिया को इसका सामना, ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात की जाए या माहौल की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया का ये एक मैं कह सकती हूँ कंसर्न होना चाहिए और है भी। और लेकिन पाकिस्तान में अब इसकी अवेयरनेस आई है, जाके
और स्पेशली अगर सिंध की बात करें अकबर, मैंने चूंकि कराची में थोड़ा सा वक्त गुजारा है तो सबसे वहाँ पे ग्रीनरी नज़र नहीं आती, वहाँ पे ट्रीज नहीं है और नेचर की कोई मुझे वहाँ पे ना वास्ता नहीं मिलता। और वो लोग ये आगे से बोलते कि जी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऐसे ही होते हैं, पूरी दुनिया में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं, कहीं पर भी ऐसे नहीं होते, वहाँ पे भी दरख्त लगाए जाते हैं। तो खैर शहरों के अंदर वो जो जैसे यहाँ पे पंजाब में स्टार्ट हुआ है मियाँ बाकी जंगल वगैरह जो यहाँ पे लगा रहे हैं, मुख्तलिफ अर्बन प्लांटेशन भी यहाँ पे वहाँ पे खैर की नहीं गई। अब बिलावल साहब ने बड़ा अच्छा काम इसीलिए तो जब कराची वाले लाहौर आते हैं वो कहते हैं कि हम हैरान हो गए, यहाँ पे तो बहुत ग्रीनरी है। वैसे हमारे साथ वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध है, उन्होंने बड़ा अच्छा मंसूबा एक जो लॉन्च किया उसकी तारीफ करनी चाहिए। इलेक्ट्रिक बसेस, एक बस आ चुकी है, 100 के करीब यहाँ पर चलनी है तमाम, और कितनी देर तक ये तमाम प्रोजेक्ट जो है ये अप एंड रनिंग हो जाएगा। सिंध हुकूमत पर कुछ बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है शाह साहब। सबसे पहले ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत पे हमेशा से ट्रांसपोर्ट की सहूलतें ना देने पर तनकीद होती है, और अभी जो आपने इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का मंसूबा शुरू किया है उस पर यकीनन आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम अभी वही बात कर रहे थे। तो ये बताइएगा कि इब्तदाई तौर पर कितनी बसेस चलाई जाएंगी, रूट क्या होगा, कराची में कहाँ से कहाँ तक होगा ये सब मामला? ये पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस है जो कराची के सड़कों पे आई है। ये ट्रायल रन के लिए ये यूनिट यहाँ पे पहुँचा है। इससे पीछे इस कंपनी ने BYD और सफ़ायर ग्रुप का जो एक कंसोर्शियम है वो दे आर वेटिंग कि इनकी डेटा कलेक्ट कर लें और देखें यहाँ पे ये अपनी नौयत की पहली बस है, तो इसके फ़िलहाल तो चार्जिंग सिस्टम्स कराची बस टर्मिनल या दूसरे एरियाज़ में लगाए गए हैं। अब अगर इनकी फ़्लीट को बढ़ाया जाएगा तो कितने चार्जिंग हमें एरियाज़ चाहिए, किस जगह पे चाहिए, किस किस जगह हमें इसके पॉइंट्स मुकर्रर करने हैं, तो वो ट्रायल में ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिप्रेजेंटेशन जो सफ़ायर ग्रुप की कर रहे थे, उन्होंने ये क्लियर कह दिया कि वो उन्होंने जो हमारे साथ ये प्रॉमिस किया है कि इस साल के आखिर तक वो 10-10 बसेस करके इंशाल्लाह इसका नंबर 100 तक पहुंचाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक वो इस प्रॉमिस को फुलफ़िल करने में कामयाब रहेंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कराची का शहर ऐसा है कि यहाँ पे जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जितना ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हो रहा है, तो ये उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, वरना वो कहीं और भी काम कर सकते थे। ये सिंध गवर्नमेंट की विन है, ये परफॉर्मेंस है सिंध गवर्नमेंट की, जिसको मैं ये समझूंगा कि दूसरे कंसोर्शियम्स भी जब इस चीज़ को देखेंगे तो वो भी इंशाल्लाह कराची में काम करने ज़रूर आएंगे। अच्छा वैसे अब ये मंसूबा तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत है, क्या इस मंसूबे को बढ़ाने के लिए मज़ीद कोई आप स्पॉन्सर्स वगैरह ढूंढ रहे हैं? सिंध हुकूमत सरकारी तौर पर भी मज़ीद बसें चलाने का कोई इरादा रखती है? ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ BOT, और ये हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। परमिट्स हैं, उनकी पार्किंग एरियाज़ हैं, उनके चार्जिंग एरियाज़ हैं, वो हम उनको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से उनको फैसिलिटेट करेंगे, और ये इन्वेस्टमेंट सारी ये कंसोर्शियम की है। अब इसके अलावा यही है कि हम इस पर भी वर्किंग कर रहे हैं, काफ़ी हद तक हमारी वर्किंग है भी, कि ये जिस तरह इस कंसोर्शियम के साथ हमारा MOU साइन हुआ है, जो हमने आज ये पहला स्टेप आगे रखा है कि ट्रायल पे ये बस आ गई है। इंशाल्लाह 60 डेज़ के बाद जब इनका ट्रायल ये पूरा हो जाएगा और दूसरी बसेस चंद महीनों में दोबारा आना शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद हमारी बिल्कुल मेरी ये एक विज़न है कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी हम करने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह ये जब एक प्राइवेट कंसोर्शियम आके एक यहाँ पे कामयाब होता है ये काम करने में, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तो और अच्छी कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। दूसरा जो प्रोजेक्ट जिसका आप शायद पूछना चाह रहे हैं, वो मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये कहा कि सिंध गवर्नमेंट की अपनी स्कीम है 250 बसेस फॉर 5 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध। तो उसका जो फेज़ 1 है वो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम इसी महीने में उसकी टेंडरिंग प्रोसेस में चले जाएं। ये पिछले 1.5 साल से सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी की टीम उस पर काम कर रही थी, विद बहुत हमारा अच्छा कंसल्टेंट्स का कंसोर्शियम है उसके साथ। तो हम उसकी फाइनल स्टेज पे आ गए हैं। अब सिर्फ हमें उसकी चंद फॉर्मेलिटीज़ हैं। जब इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग में आप जाते हैं तो आपको कुछ लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, वो इंशाल्लाह वो सारी जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है पूरी करके इस महीने के आखिर तक हम उसके टेंडरिंग प्रोसीजर में चले जाएंगे। और वो भी 250 बसेस हैं जो पहले फेज़ में कराची के 7 रूट्स को ऑपरेट करेंगी, 7 मेजर आर्टरीज को। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। वैसे अब लेकिन मैस ट्रांजिट का एक और मंसूबा ग्रीन लाइन है, वो आपके पिछले दौरे हुकूमत से शुरू हो चुका है, अब तक पूरा नहीं हो पाया, वो उसके लिए बार बार तारीखें दी जाती हैं। तो अब कराची का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसके बाद वो वाला जो मंसूबा है उसे शुरू करने में अब रुकावट बाकी क्या रह गई सर?
आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि मास ट्रांजिट का तो ये प्रोजेक्ट है, लेकिन सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी इसको लुक आफ्टर नहीं कर रही है। पहले तो मैं ये बात क्लियर करूं कि ये ग्रीन लाइन का मंसूबा प्योरली फेडरल गवर्नमेंट का है, फंड भी उनके हैं, और अगर ये सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाता जिस तरह एक प्रॉमिस था या जिसकी एसओपी जो पहले बनी हुई थी, तो शायद आज इस पे बसेस चल रही होती, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध गवर्नमेंट के पास आना था, फिर बसेस सिंध गवर्नमेंट ने चलानी थी। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने डिसाइड ये किया 2018 में ही कि बसेस भी वो चलाएंगे, कंप्यूटर सिस्टम्स भी वो लगाएंगे, और बार बार वो तारीखें देते रहे। मैंने विजिट्स भी किए, जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो हमने टाइम से पहले पूरी कर ली। उनको गाइडेंस के लिए भी ऑफ़र किए कि अगर कोई असिस्टेंस हमारी चाहिए वो भी हम देने को तैयार हैं। लेकिन बात आती है सीरियसनेस की। अब उनमें कोई इतनी बड़ी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नर साहब एक दफ़ा कह रहे हैं कि ये आपको मैं याद दिलाता चलूँ, 2020 में फरवरी 23 को उन्होंने कहा कि मैं ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करूँगा, तो फ़ौरन मैंने ये कहा था कि 2020 का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये 23 फरवरी 21 की होगी या 22 की होगी। अब वही देखिए बात आ गई कि 23 फरवरी 2021 भी गुजर गया। अब लेट्स होप कि ये मंसूबा जिसकी मकसद के लिए बना है कि मेरे कराची के भाई बहनों को अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिल सके, शायद उनके ये काम आ सके इसी साल। लेकिन मुझे इनकी सीरियसनेस देख के, जो नॉन सीरियसनेस देख के अंदाजा नहीं होता कि इस साल भी ये पूरा। अवैस कादिर साहब, हम ये एक्सपेक्ट करें कि इस पर अमल दरामद हो भी जाए, क्योंकि हमेशा ये वफाक और सिंध का जो मसला है ना, ब्लेम गेम का, मंसूबे बहुत आते हैं, और लेकिन जो क्वालिटी वाली ट्रांसपोर्ट मसला उसमें हमारा हो जाता है, फिर बिल्कुल एग्जाम पे समझाते हैं। क्वालिटी वाली ट्रांसपोर्ट है वो, उससे अभी तक सिंध वाले, बिलखुसूस अगर कराची की बात की जाए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, वो महरूम ही दिखाई देता है मुझे। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो जो मेकअप आर्टिस्ट जिनका आपसे जिक्र किया था उनसे मिलवाना है आपको। वेलकम बैक, और अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक छोटी सी प्यारी सी मेकअप आर्टिस्ट से, जो खुद इतनी प्यारी हैं, और शायद इसी वजह से उन्होंने सोचा कि दूसरों को भी मज़ीद निखारना चाहिए, प्यारा बनाना चाहिए, और उन्होंने चूज़ किया ये एक शोबा, ये एक प्रोफेशन जिसको हम स्पेशली एंकर्स बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं, या जिनका भी स्क्रीन से कोई ताल्लुक होता है। मेकअप आर्टिस्ट बनी और अपनी वीडियोस इन्होंने अपलोड करना शुरू की, और उसके बाद एक के बाद लोगों ने इनको इतना प्यार दिया, स्पेशली ख़वातीन ने इनके काम को इतना सराहा, और अब माशाल्लाह से ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। अकबर, एब्सोल्युटली, और टिप्स भी देती हैं। अभी आज इनसे वैसे कोशिश करते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं तो कुछ उनसे टिप्स भी लेते हैं। ख़वातीन में तो खास तौर पे वो काफ़ी मकबूल है। रिदा ज़ारा नकवी साहिबा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया रिदा, आपने वक्त दिया हमें। ये मेकअप करना आपने किससे सीखा है, और कब से आप वीडियोस बना के अपलोड कर रही हैं जिनको बहुत पजीराई मिल रही है, हमें भी बहुत पसंद आई हैं? बड़ी बहन से सीखे मेकअप, और मेरे इंस्टाग्राम में उस पर वीडियोस है मेरी सारी, और सारे कमेंट्स मैंने मुझे सारा कुछ, जैसे कि कमेंट्स हुए मेरे, किसने किए, फॉलो भी किए हैं और लाइक्स भी किए हैं। और मैं यूट्यूब वीडियोस में देखती हूँ मेकअप के, मैं यूट्यूब वीडियो देख कर सीखती हूँ मेकअप। अच्छा, वैसे ये बड़ा मुश्किल काम है, लोगों को देखने में लगता है क्या करना है, रंगों से खेलना, पेंटिंग है, लेकिन अगर किसी की आंख छोटी बड़ी आपने कर दी, किसी की नाक आपने आगे पीछे कर दी, बड़े स्टेक्स लोग लड़ने पे आ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो आपने जब अपनी पहली वीडियो बनाकर अपलोड की, कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? अच्छा लगा, और एक वीडियो तो डाली थी यूट्यूब पे, तो बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा रिदा, आपने बताया कि आपकी बहन ने आपको ट्रेन किया मेकअप में, तो बाकी घर वाले उन्होंने भी आपको साथ इसमें सपोर्ट किया? जब बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे घर वाले, और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा। अच्छा रिदा, वैसे तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू, और लोग कहते हैं कि जस्ट द बिगिनिंग। तो ये जो मेकअप आर्टिस्ट है, ये आप इसको आगे परस्यू करना चाहती हैं इस प्रोफेशन को, या मुस्तकबिल में हम रिदा को कुछ और करते देख रहे हैं, और मज़ीद नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर फिर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड आपको मिलेगा? हाँ जी, मुझे करना चाहती हूँ। मैं फोटोग्राफर का मुझे शौक है करना, और टीचिंग का शौक है, और कुकिंग का शेफ का मुझे शौक है।
इंशाल्लाह वो भी होगा, वो भी होगा। अच्छा रिदा, अभी जो ISPR की तरफ से आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है, तो अवार्ड आपने लिया, आप कैसा महसूस हुआ आपको, ज़रा हमारे साथ भी शेयर करें। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे पीसी पे बुलाया, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने सब कुछ मेरे लिए किया, जैसे कि नए नाश्ता उन्होंने मेरे लिए किया, सब कुछ मेरे लिए किया उन्होंने किया। मैं ये कहूँगी ISPR को थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं ये सब कुछ किया और बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया मुझे, सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलें रिदा, आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं इसी तरह से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाती रहें और पाकिस्तान का जो प्राइड है वो आप बनती रही। बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। मुझे पता है आप काफ़ी बिजी होंगी क्योंकि आजकल आपको काफ़ी ज़्यादा लोग कहते होंगे कि हम प्लीज़ तैयार कर दो। वैसे शादियों पे पाबंदी है, लेकिन छोटे छोटे जो जिनकी अब तो कुकिंग का भी शौक है रिदा को, अभी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह उन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कुकिंग में भी लेकिन ISPR को भी इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसे तमाम लोगों को वो फ्रंट पर लेकर आ रहे हैं और उनके काम की पजीराई जो है वो कर रहे हैं, उनको सराह रहे हैं। ISPR को भी इसका क्रेडिट जाता है। एब्सोल्युटली। और इसके साथ आज हमारे शो का वक्त खत्म हो गया। कल आपसे सेम टाइम सेम चैनल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।